गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब आज आपको बताएंगे टैक्स लॉ के बारे में। ठीक, इसमें पहली यूनिट को लेके चलेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में बात हुई थी इनकम टैक्स के लेकर कुछ डिफिनेशंस को लेकर, लेकिन आज हम थोड़ा उसके बेसिक को जानेंगे। आज थोड़ा उसकी हिस्ट्री को जानेंगे। हम इनकम टैक्स थोड़ी हिस्ट्री को समझेंगे, हिस्ट्री को, फिर उसके कंसेप्ट को, थोड़ा कैरेक्टर को लेकर और कुछ डिफरेंसेस समझेंगे। ठीक है, हिस्ट्री को लेकर समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट यानी कहा जाए टैक्स की हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या है टैक्स का। ऐसा नहीं है कि टैक्स का इतिहास 1857 के बाद से ही आया। इसके पहले भी टैक्स लगाए जाते थे। जैसा कि आप देखेंगे मनु स्मृति में देखेंगे, इसमें मनु में लिखा है कि किसी की संपत्ति का जब आदमी खेती या कृषि या कुछ ऐसी चीजें करता है, व्यवसाय करता है, उसकी संपत्ति का जिसकी उसकी इनकम होती है 1/6वां भाग उसका लिया जाता था। और कौटिल्य लेके देखेंगे अर्थशास्त्र लिखा गया है 1/6, 1/8, 1/12 का एक रेशियो लिया जाता था उसकी व्यक्ति की इनकम का, जितना भी उसकी टोटल इनकम होती थी, चाहे वो कृषि से हो या किसी व्यवसाय से हो या किसी चीज से वो इनकम अर्न कर सकता है। एक लीगल फ्रेम में टैक्स का स्वरूप 1857 के बाद से आया। क्यों आया? क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो 1857 क्रांति में आप लोगों ने देखा होगा बहुत लगभग 300 जगह से हुई थी भारत में। एक विफल क्रांति हुई थी, लेकिन ये कहा जा सकता है उसमें काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हुई थी। तो उसमें देखा जाए तो 1857 क्रांति में ये हुआ जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा होने लगी किस वजह से ये क्रांति हुई, तो वहाँ पे बताया गया कि टोटल इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन था इंडियंस सभी भारतीयों का, उसमें 4.5 करोड़ तब के समय का था। 4.5 करोड़ तब के समय का था 4.5 करोड़ रुपए। यानी कि उनके जो इनकम थे किनके था, जिसमें यहाँ साहूकार थे, जिसमें बिजनेस करने वाले, जो कृषि करने वाले थे, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। लाखों लोग लगे। तलवार कहाँ से आई होगी, क्योंकि मॉडर्न चीज़ तो उसमें ज़्यादा शामिल थी नहीं, ये फरसा, हंसिया, तमाम ऐसी चीज़ें शामिल रही होंगी। इस वजह से कहा जाए इसमें 4.5 करोड़ रुपए तो उस समय के बहुत होते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, तो ये कहा उन्होंने सोचा कि कितने इनके पास यानी भारतीयों के पास पैसे ही न रहने दिया जाए ताकि वो दोबारा क्रांति कर ही ना सकेंगे। क्रांति किससे होगी? जब आपके पास पैसे होंगे तभी, जब पैसे होंगे आपका पेट भरेगा तभी तो चीजें आती हैं। जब भूखा रहेगा तो उससे दिमाग कुछ आएगा ही नहीं। क्या रहेगा? जब पहले पेट भरेगा तभी दुनिया भर की चीजें आती हैं, तभी तो फिलोसफी आती है, तभी पढ़ना आता है। जब पेट ही नहीं भरा रहेगा तो क्या चाहिए किसी चीज का? इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय 97% तक टैक्स लेते थे। यानी कि आपकी 100 रुपए की इनकम होती है, कितना लिया जाएगा? 97 रुपये ले लेंगे, 3 रुपये में अपने घर से चले जाएगा, घर भी नहीं चला पाएगा कोई। इस वजह से देखा जाए तो 1800 सबसे पहले 1881 में क्या हुई? जनगणना हुई। जनगणना में उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन वर्ग के लोग कितने हैं, कितने कितने इनकम किसकी क्या है। तो उन्होंने 1881 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कितने कितने लोगों को विभाजित के वर्गों में विभाजित किया, पैसा किसके पास कम है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना पैसा है। फिर उन्होंने सबसे क्या किया, उसके बाद 1886 में एक्ट बनाया, इनकम टैक्स एक्ट बनाया। ठीक, जब 1886 में एक्ट बनाया तो फिर उन्होंने टैक्स लगाना चालू कर दिया। फिर वही कितना परसेंट हुआ स्टार्ट में? 97% तक चार्ज किया जाता था। 97% तक चार्ज किया जाता था। इसके बाद 1992 में एक्ट आया इसको लेकर। ठीक, इसमें भी काफी रिफॉर्म किए गए धीरे धीरे। यानी कि टैक्स का मतलब क्या होता है? व्यक्ति की इनकम का हिस्सा। उसे टैक्स लिया क्यों जाता है? देश के जब तक आप अपने कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपने मान लीजिए 100 रुपये कमाया, आपका 100 रुपये आपका है, लेकिन जब सब कोई अपना ही अपना कमाएगा तो देश की भलाई के बारे में कौन सोचेगा? इसलिए हर व्यक्ति का क्या होता है, एक ड्यूटी होती है अपने देश के विकास में भागीदार होने के लिए। देश के विकास में भागीदार होने के लिए आपका जो सहयोग होता है वो किसके रूप में होता है? वो टैक्स के रूप में होता है। ठीक, यानी कि आप टैक्स देते हैं, जाने में भी देते हैं, अनजाने में भी देते हैं। जानने में टैक्स क्या होता है? वो डायरेक्ट टैक्स होता है। अनजाने जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, अभी समझेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक, फिर 1947 में क्या हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। फिर
उसके बाद उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो आज तक अभी चलता है, कौन सा एक्ट? 1961 का, ठीक, इनकम टैक्स एक्ट। इतिहास समझ में आया? अब हम देखते हैं इसके चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या है। देखिए विशेषताएं इसकी क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता क्या है, इसकी विशेषता में सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, क्या होना चाहिए, इक्वलिटी यानी कि समानता। समानता का मतलब क्या होगा, अब आपकी इनकम कितना है, 10 लाख रुपए, इनकी भी इनकम 10 लाख रुपए है, हम आपसे 5,000 रुपए टैक्स लें, इनसे 6,000 रुपए टैक्स लें, ये तो अन्याय है ना। यानी क्या होनी चाहिए, टैक्स में इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। हर वर्ग का देखिए स्लेब होते हैं टैक्स में, जो रेट्स बनते हैं, जैसे इस तरह रेट है 0 से 5 लाख तक, ठीक है, 5 लाख आपका इनकम है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक। 5 लाख से 10 लाख तक 10%, ठीक। और 10 से 15 तक कितना है, 30%। और 15 लाख के ऊपर है आपका, ठीक। यानी कि इसके जो रेट अंतर्गत जो आएंगे उससे समान टैक्स लिया जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि इनमें डिफरेंस किया जाए। सबसे बड़ी समान टैक्स का सिस्टम क्या होता है, खासियत क्या होती है, विशेषता, वो इक्वलिटी बेस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी पे काम करता है। एक वर्ग के साथ जितना रेट निर्धारित कर दिया गया है वो उतना % टैक्स देगा, ठीक। समझ में आया? पहला ऑप्शन, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिक इफेक्ट का मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि टैक्स, अब जैसे मान लीजिए यहाँ 50%, यहाँ पे 60% करते, तो गलत है ना। आपकी टोटल कमाई का इतना ना ले लिया जाए कि आपको भी ज्यादा, हाँ थोड़ा थोड़ा लिया जाता है देश के विकास के लिए, तमाम चीजों के लिए उतना सही लगता है। यानी कि क्या होना चाहिए, इसे हिंदी में मितव्ययी से कहा जाता है, कम खर्चे वाला। लेकिन टैक्स इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको ज्यादा हो, हाँ थोड़ा लिया जाता है। इसके बाद बहुत चीजें होती हैं, यानी कि 15 लाख के ऊपर है तो आपका 30% के ऊपर, यानी कि आपको मान लीजिए 1 करोड़ होना है, ठीक। 15 लाख के बाद कितना बचा, 85 लाख, 85,000 पे कितना ले लेंगे, 85 लाख पे 30% ले लेंगे, उस गवर्नमेंट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना परसेंटेज फीस का पूरा हाई नहीं होना चाहिए, एक इक्वल बेस पे होना चाहिए, ठीक है। ठीक, और अगला क्या है, तीसरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी। यानी कि क्या होना चाहिए, पारदर्शी। टैक्स ऐसा है कि नहीं पारदर्शी ना हो, कहाँ कहाँ से लगा दिया जाता है। आप एक 10% है, 10% में और जोड़ दिए, आप ये करेंगे उसमें 2% होगा, ये करेंगे 3% होगा, जैसे आपने देखा होगा तमाम चीजें कंडीशन अप्लाई हो जाता है। अब कौन सी कंडीशन क्या है किसी को क्या पता होती है। यानी ठीक है, क्या होना चाहिए, टैक्स पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए, ठीक। दिखता रहे कि आपका टैक्स कहाँ से जा रहा है, कितना लगाया जा रहा है, किस स्लैब पे कितना टैक्स लगाया जा रहा है, आपकी इनकम हो रही है तो उस पर कितना लगाया जा रहा है, आपने घर बेचा है तो इनकम हुई उससे क्या लगाया जा रहा है, आपने जो बिजनेस किया है उस पर कितना क्या लगाया जा रहा है। तमाम चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड क्रिस्टल के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। और क्या अगला हो जाएगा, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब सिंपल होना चाहिए ताकि आसानी समझ में। हर आदमी तो पढ़ा होता नहीं है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन पढ़े उड़े नहीं होते हैं ज्यादा कुछ, तो ऐसा भी टैक्स होना चाहिए। टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति आसानी से समझ सके, तभी तो आदमी टैक्स देगा, तब टैक्स भरोसा करेगा, नहीं तो क्या करेगा, जब उसको समझेगा तो चुराना शुरू कर देगा अपना। इसलिए टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए ताकि आसानी से दूसरे व्यक्ति को समझाया जा सके, ठीक है।
थोड़ा अब देखते हैं डिफरेंस किसमें, कुछ डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। टैक्स और फीस, ठीक। टैक्स और फीस में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। आपने देखा, आपने कॉलेज में आए होंगे तो आपको फीस दी होगी, तो टैक्स होती नहीं है। फीस क्या होती है? देखो टैक्स क्या होता है, हर एक उस व्यक्ति से लिया जाएगा जिसकी इनकम होगी, यानी टैक्स के बदले आपको कोई फायदा नहीं दिया जाएगा। फीस के बदले आप स्पेशल पार्टी के लिए फीस देंगे। आपने फीस दी है तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यानी कि अब टैक्स देने वाले को फायदा थोड़ी मिलता है। टैक्स दे रहे हैं तो हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो किसी भी चीज़ का नहीं होता, वो इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है हर एक व्यक्ति का, ठीक है। टैक्स में क्या होगा, सबसे लिया जाएगा, हाँ सबसे लिया जाएगा जिसकी इनकम। फीस किससे लिया जाएगा, जिसे विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक। यानी फीस में स्पेशल सुविधाएं दी जाती हैं, टैक्स में सबके लिए लिया जाएगा, चाहे जिसके ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है। अब फीस में क्या होता है, फीस जरूरी नहीं है कि हमेशा ली जाए। जब आप कहीं जाएंगे, कुछ चीज़ की अप्लाई करेंगे तो उसकी फीस होती है। टैक्स के लिए ऐसा नहीं होता है, आपकी इनकम जहाँ से चल रही है वहीं से डिडक्ट कर लेंगे, ठीक। आप कहीं कहीं कंपनी में माने आज जॉब करने जाएंगे, ठीक है, आपकी सैलरी होगी 15 लाख, तो आप सैलरी जहाँ से देंगे ऐसा दे नहीं देंगे, एक चेक होगा, एक स्लिप होगी, सब कुछ दे बना कर देंगे ना, तो वो एक रिकॉर्ड रखेंगे, वो रिकॉर्ड भी सरकार के पास होगा, तो वहाँ से कट जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ये नहीं करना है। अब कई जगह से इनकम आ रही है तब आपको ITR भरना पड़ेगा, नहीं तो कई चीज़ क्या हम करते हैं, जब आप एक जगह से इनकम लेते हैं तो TDS कार्ड लेते हैं, टाइम टैक्सेशन एक्सपोर्स, जहाँ से आपकी इनकम मिल रही है, आपने देखा होगा TDS कार्ड देते हैं, सुना होगा TDS कट गए। TDS का मतलब क्या होता है, जहाँ से आपकी इनकम चल रही है वहीं से टैक्स काट लिया, आपको टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं होती है, वो काट के दे देते हैं, ठीक है। समझ में आया टैक्स और फीस में। फीस एक स्पेशल सर्विसेज के लिए होती है, स्पेशल सुविधा के लिए होती है, जिस चीज़ की आप फीस पे करेंगे उसी चीज़ की आपको सुविधा मिलेगी। टैक्स क्या होगा आपका, टैक्स सबसे लिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें परसेंटेज और रेट के हिसाब से चलते हैं, इसमें परसेंटेज रेट होते ही नहीं है, ठीक। इसमें क्या, जितना आप जिस सर्विस के लिए ले रहे हैं, जो जितने प्रकार की सर्विसेज लेंगे उतनी आपको फीस देनी पड़ेगी। आगे से मान लीजिए आपने मोबाइल रिचार्ज कराया है, भी एक प्रकार की फीस ही तो है, मोबाइल ना चलाएं तो फीस कहाँ से होगी, ठीक है। समझ में आया फीस और टैक्स में डिफरेंस। अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, सुना होगा ना, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसमें हाँ प्रत्यक्ष कर, इसमें अप्रत्यक्ष कर, इसमें कुछ है, चलो कर देते हैं, टैक्स हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, टैक्स हो जाता है, ये सब खत्म हो चुके हैं, ठीक। इसमें तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ गया, GST आ गया, ठीक है। अब हम समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हर एक व्यक्ति जिसकी इनकम उस स्लेब, यानी जो हमने बताया नहीं थे 5 लाख के ऊपर होगा 10%, 5 से 15 लाख, हर एक व्यक्ति सीधा पे करेगा। आपकी इनकम है तो कौन पे करेंगे, आप ही पे करेंगे, ठीक। इसमें हर एक पेई के जो SSC जो होते हैं, जो पे करते हैं, उनकी इनकम पे लगाया जाता है। GST क्या होता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। आप जो किस पे लगाया जाएगा, वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा किस पे लगाया जाता है, गुड्स और सर्विसेज। आपने कोई सामान खरीदा, आप 1 रुपये की माचिस खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहता क्या, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, यानी उसमें भी टैक्स दिया जाता है। आपने क्या लिया, कोई गुड्स लिया, ठीक। आप सर्विस में क्या जाता है, आपने फोन लिया होगा, ठीक, फोन में यानी कि सिम रिचार्ज कराया होगा, वो भी एक प्रकार की सर्विस है, उसमें भी टैक्स आपका जुड़ा रहता है, ठीक है। कोई भी सर्विस लेंगे, इंश्योरेंस लेंगे, ठीक है, क्या होगा, इंश्योरेंस सब लेंगे, वो भी एक प्रकार की सर्विस है, तो आपको दिखाई थोड़ी दे देखा। गुड्स क्या होता है, जिसे आप टच कर सकें, जिसे आप पकड़ सकें, यानी विजिबिलिटी जिसमें होती है।
सर्विसेज क्या होती हैं? सेवाएं आपकी सुविधा के लिए जो भी चीज होती है। आपने इंश्योरेंस जो कराई तो आपकी सुविधा के लिए होता है, ठीक है। तमाम सर्विसेज बहुत चीजें आती हैं, ठीक है। टेलीफोन होगा, रेलवे की जो आप देते हैं, यात्रा करते हैं, उसमें भी सर्विस होती है, वो भी टेलीफोन से जो बात करते हैं, तमाम सर्विसेज होती है, बहुत सारी सर्विसेज होती है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स आपको किस में दिया जाएगा? गुड्स और सर्विसेज में। और जो गुड्स लेगा, जो सर्विसेज लेगा, सिर्फ उसी से लिया जाएगा, सबसे तो लिया नहीं जाएगा। भाई जो रेलवे से कभी चल ही नहीं रहा है उससे क्या चार्ज लगाएंगे रेलवे में? भाई जो फेयर होता है उसमें इंक्लूड होता है, उसमें तमाम जो टैक्स होते हैं, ठीक है। आप जब रिचार्ज करवाएंगे तो आपसे काम, लेकिन आप 10 लाख रुपए कमाइए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। समझ में आया डायरेक्ट टैक्स में, ठीक। ये डिफरेंस है बेसिक। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें इनकम टैक्स जाता है। अब इनकम टैक्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आर्टिकल 264 और आर्टिकल 245, ठीक। और आर्टिकल 66 और 74, ठीक। ये आपको इसमें ले जाएंगे टैक्स का आता कहाँ से, ठीक। अब आपने देखा होगा आर्टिकल 244, 245 के मतलब क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव पावर क्या होते हैं? विधायी शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ठीक। यानी कि किस किस विधि पर, किस किस सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार विधि बनाएगी और किस किस सब्जेक्ट पर राज्य सरकार विधि बनाएगी ना। भाई सब केंद्र सरकार बना नहीं सकती और सब राज्य सरकार भी नहीं बना सकती। तो जो चीजें जो बांटी हुई हैं इसमें पहले इसमें ये बता दिया गया है, जो कर लगाया जाएगा वो किसी एक्ट के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं लगाया जाएगा कोई कर 5% किसी को लगा दिया गया, उसे एक विधायिका द्वारा, जो कानून बनाने वाली विधायिका है उसके द्वारा पारित करके कर लगाया जाएगा। यानी कि इनकम टैक्स कब लगाया जाएगा? जब एक्ट बना 1961 का। जीएसटी आप पे कब लगा? जब जीएसटी एक्ट 2017 का लगा। सर्विस टैक्स जो लगता था 1994 के फाइनेंशियल ईयर जो एक्ट था उसमें से लगाया जाता था। ऐसे नहीं था कोई आपको टैक्स से लगा दीजिएगा। यानी कि हर एक टैक्स लगाया जाने क्या होगा? उसका एक कानूनी आधार होगा। अब एक संविधान क्या होता है? संविधान विहित होता है, हर एक कानून किसको देख के बनेगा? कोई भी कानून आप देखेंगे तो क्या किसको देख के बनेगा? संविधान को देख के बनेगा। भाई संविधान का मतलब होता है संविधान से हर विधियों का विधान होता है, संविधान सभी विधियों का विधान होता है, सब विधियां इसी से बनकर निकलेगी। कोई भी विधि होगी वो संविधान के खिलाफ जाके नहीं बनाई जा सकती। यानी कि तो फिर बात आती है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स भी कैसा होना चाहिए? संविधान का अनुरूप होना चाहिए। पूरी कंट्री, पूरा देश, पूरा राज्य अपना सब संविधान को देखकर चल रहा है ना। इनकम टैक्स भी किससे होगा? कहीं ना कहीं वो संविधान से उससे निकलना चाहिए। यहाँ पे भी अब ये हो गया होगा कि कोई भी टैक्स ये लगा जाएगा। जीएसटी आ गया, जीएसटी 2017 में आया। क्या होता था? टैक्स में कुछ टैक्स केंद्र सरकार लगाती थी, कुछ टैक्स राज्य सरकार लगाती थी। तो उससे क्या कर दिया गया? 245 में अमेंडमेंट करके जीएसटी डाल दिया गया। क्या क्या होगा जीएसटी में? अभी पढ़ेंगे समझेंगे। जीएसटी में आईजीएसटी हो जाएगा, सीजीएसटी हो जाएगा यानी कि सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी हो जाएगा स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लेती है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाई होगी ना, आपने जो बेंगलुरु से चली, बेंगलुरु से होते हुए, लेकिन कहाँ खरीदा आपने? कहाँ से है? बेंगलुरु से। आप कहाँ से रहेंगे? आपको यूपी डिलीवर हो रही है। यूपी गवर्नमेंट का भी टैक्स मिलना चाहिए और उनको भी मिलना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए कोई ऐसी सुविधा बना दी ताकि इंटीग्रेटेड करा दिया गया।